नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद वाले सेक्शन को लेके आया हूँ। इस पार्ट में अनुच्छेद 51 से लेकर 100 तक मैंने पूरा किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक था। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करके हम सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इससे हेल्प मिलने वाले हैं। तो चलिए देर न करके हम वीडियो को शुरू दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को 51 ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन फिर से मैं इसे बता रहा हूँ। अनुच्छेद 51 का संबंध था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। लेकिन ये जो अनुच्छेद 51 का ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें मूल कर्तव्य दिया है। अनुच्छेद 51 के में जिसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें हमें 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन बाद में 11वां भी जोड़ा गया, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये क्या था? 11वां जो मूल कर्तव्य था हमें, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और उसके अभिभावक को उन्हें शिक्षा देने का कर्तव्य, यानी कि वो उनके शिक्षा देने के अवसर के प्रदान करने के बताता है। तो ये 11वां मूल कर्तव्य हो गया। तो अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। लेकिन 1976 तक ये 10 थे। 2002 के बाद इन्हें 11वां जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके शिक्षा से संबंधित था। तो हम जानते हैं कि ये जो 10 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पहला जो मूल कर्तव्य है वो है हमारे संविधान से ही, यानी कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्श जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है हर व्यक्ति का। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोगे रखें तथा उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये चौथा हो गया। पांचवा है भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व, यानी कि ब्रदरहुड की भावना का विकास करें। छठा है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनको आकर्षित, यानी कि उनको आप संरक्षण प्रदान करें। आठवां है प्राकृतिक पर्यावरण को उनके अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे वन, झील, नदी और अन्य जीव की रक्षा करें। जल जीव की मतलब जितने भी वन जीव हो गए, ये सारे की रक्षा करें। यह हमारा मूल कर्तव्य है। 9वां हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 10वां मूल कर्तव्य हो गया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की भावना रखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये 10 मूल कर्तव्य हमें स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि अगला जो है राष्ट्रपति से संबंधित हमारे आर्टिकल है अनुच्छेद 52, यानी कि ये भाग 5 हो गया। भाग 5 आते हैं जो संघ से रिलेटेड है। भाग 5, इसमें आपको 52 से 78 तक मिल जाएंगे। इसमें संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सारी चर्चाएं हैं। चलिए हम इसको
एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि कहने कहते हैं भारत का सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति से ही संबंधित है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है तथा संघ की शक्तियां उसमें निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53 समझ में आया। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। राष्ट्रपति के जो भी चुनाव होता है, यानी कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, उनकी बातें कही गई है। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य अगर आ जाए मनोनीत, तो मनोनीत इस राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य को नहीं हिस्सा लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा जब 17वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों को भी इसमें हिस्सा मिला है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी दोनों के निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब किस रीति से होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यह एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उनका जो चुनाव होता है वो रीति इस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति के पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति की पदावधि यानी कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। तो राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए बनते हैं, वो पद ग्रहण करते हैं, और किंतु वह 5 वर्ष से पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर वो अपने पद का इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि पद से हट सकते हैं। अगला अनुच्छेद 57, ये पुनर्निर्वाचन के लिए बात बताई गई है, यानी कि राष्ट्रपति एक बार से अधिक, यानी कि एक राष्ट्रपति एक बार से अधिक बार, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 57 में की गई है। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वो 2 कार्यकाल के लिए आए थे, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितने बार भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसकी बातें अनुच्छेद 57 में कही गई है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता, यानी कि योग्यता उनकी क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति बनने के लिए अगर एज की बात करेंगे तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। ये सारी बातें अनुच्छेद, तथा उनके पद के लिए उम्मीदवार का नाम अगर आप दे रहे हैं तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के साथ आप उनको वो अपना निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करवा सकते हैं। तथा उनकी जमानत राशि, ये भी कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होती है, तो वो 15,000 उनकी जमानत राशि होती है। अगर वो अपना हार जाते हैं तो उन्हें वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। कब? जब वो किसी भी उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो यानी कि अगर कुल मतों का 1/6 भाग अगर वो नहीं लाएंगे तो उनकी जमानत राशि रद्द हो जाएगी, जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में की गई है। चलिए अनुच्छेद 59 देखते हैं। अनुच्छेद 59 में कहा गया है कार्यकाल की अवधि
वेतन, भत्ता और पेंशन की बातें, यानी कि कितने से राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के पद की शर्तें तथा संसद और किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य न होने तथा कोई लाभ का पद धारण न करना तथा वेतन भत्ता की बातें अनुच्छेद 59 में की गई है। कितने वेतन और भत्ता और पेंशन की बातें इस अनुच्छेद में की गई है। आगे अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उनकी बारे में बताया गया है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में वो अपना शपथ लेते हैं। अगर वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के श्रेष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष वो अपना शपथ लेंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 60 में की गई है। अनुच्छेद 61 कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत आप राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में चला सकते हैं। उसकी भी एक शर्त है, राष्ट्रपति महाभियोग चलाने से पहले, यानी कि चलाने से 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे तो वो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं, लेकिन उसे 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। प्रस्ताव की सूचना पर संसद में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी आप उन पे महाभियोग ला सकते हैं। किसी सदन में भी रख सकते हैं और समस्त सदनों का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां के बारे में, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है तो उसकी चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है कि राष्ट्रपति के रहते ही, मतलब अगर राष्ट्रपति तो उन्हें 6 महीने के अंदर उनका चुनाव करा देना चाहिए, और अगर राष्ट्रपति है तो नेक्स्ट चुनाव के लिए उन्हें रहते ही उनका चुनाव संपन्न करा लिया जाना चाहिए। इसकी बातें कही गई है अनुच्छेद 62 में। अगला है अनुच्छेद 63 जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो ये भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 63 में। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति ये दूसरा नागरिक, यानी कि द्वितीय नागरिक कौन है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में की गई है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? ये पादेन सभापति होता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में की गई है। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में ये कहा गया है, अनुच्छेद 65, कि अगर राष्ट्रपति किसी कारण पद पे नहीं है, यानी कि बीमार की या किसी भी आकस्मिक रिक्ति के संबंध में उनके पद पर उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि यानी कि उनके पद पर, राष्ट्रपति के पद पर वो उनके कृत्यों का निवाहन करेंगे कौन? तो उपराष्ट्रपति। इसकी चर्चा अनुच्छेद 65 में की गई है। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि उनके निर्वाचन कैसे होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तथा योग्यता की बातें ये सेम जैसे भारत का वह नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, और इसमें राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचन में होते हैं। निर्वाचित सदस्य तथा
तथा उनसे वो तथा इनका भी चुनाव राष्ट्रपति के समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। लेकिन दोनों में एक बातें अलग है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत, यानी कि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं वो और जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए वो दोनों सदस्य इसमें इनके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 57 की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है, यानी कि उनका कार्यकाल 5 सालों का होता है, लेकिन इसके पूर्व भी वह अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किनको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। अब अनुच्छेद 68 कहता है, यानी कि 68 कहता है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त होने पर निर्वाचित पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही उनका चुनाव करा लेना चाहिए। इनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया, यानी कि उनके शपथ से संबंधित है। उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष वो अपना शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन की बात कही गई है अनुच्छेद 70 में, यानी कि अनुच्छेद 70 के अनुसार वो राष्ट्रपति के पद पर जब राष्ट्रपति नहीं रहने पर वो अपने राष्ट्रपति का पद संभालने की बातें कही गई है, उनके कार्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 71 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निवारण कौन कराएगा? तो इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसका निर्वहन उच्चतम न्यायालय करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में की गई है। अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि क्षमा किसी भी व्यक्ति का वो कोई भी अपराध हो वो राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति ये प्रदान करता है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को या फिर उनके दंड को लघुकरण कर सकते हैं, परिवाह कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, यानी कि ये सारी शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा को कम कर सकते हैं या उसे बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में बताया गया है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 74, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद की बातें कही गई है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो मंत्री परिषद के बारे में। अब हम बात करते हैं ये मंत्री परिषद क्या होता है। तो प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य एवं उपराज्य मंत्री क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद कहलाते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 74 और 75 में है। 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है कि मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति की सहायता करेगा, यानी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी चर्चा 74 में की गई है। आगे 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है 75 में, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित बातें हैं। प्रधानमंत्री के अन्य मंत्रियों की अर्हता यानी कि योग्यता और उनके बारे में, नियुक्ति के बारे में, कार्यकाल और ये उनके शपथ, वेतन और भत्ता की चर्चा अनुच्छेद 75 में की गई है। आगे है 76 जो कि महान्यायवादी की बात कहा गया है। इसमें भारत का महान्यायवादी की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत के
अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया, यानी कि भारत का महान्यायवादी के बारे में। अब भारत के महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है। इसे नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब 77 देखते हैं। तो 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यवाही का राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति के जो भी कार्य देश में होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। इसकी चर्चा 77 में की गई है। अब 78 देखते हैं। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का बारे में बताया गया है कि यानी कि अगर कोई भी देश में कार्य होता है तो उसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा। इसकी चर्चा की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 79। इसमें संसद यानी कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और लोक दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यानी कि संसद कहने से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को अगर गठित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? संसद। यानी कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या कहलाएगा? संसद कहलाएगा, जिसकी चर्चा 79 में की गई है। अब अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। यानी कि राज्यसभा का गठन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन होता है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं, जिसकी अधिकतम संख्या 250 यानी कि 250 होती है। वर्तमान में 245 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान के लिए उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस क्षेत्रों में? तो साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान के लिए उन्हें मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सर्वाधिक संख्या यूपी की है, जो 31 है। तो हम लोग 80 देख लिए। 81 अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। हमने राज्यसभा को देखा और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा गया है। यह संसद का प्रथम या निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा की संख्या 552 हो सकती है अधिकतम। अगर राज्यों से अगर हम बात करेंगे तो राज्यों से 530 तथा 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं 82 अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों में लोकसभा के स्थानों का आवंटन राज्यों के प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन का ये बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 83 देखते हैं, संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 83 में। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात कही गई है, यानी कि योग्यता, यानी कि अगर लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता की बात करें, अगर उम्र की बात करें तो सबसे पहले तो उनका 25 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए।
भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी चर्चा उसमें की गई है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र का शस्त्रावान तथा विघटन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति करता है, शस्त्रावान और विघटन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकों को वो अवश्य भाग लेते हैं, यानी कि वो बुलाते हैं। कम से कम एक साल में 2 बैठक को वो बुलाते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में की गई है। अनुच्छेद 86 अगर हम देखते हैं, अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी कि सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 86 में की गई है। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों की चर्चा करता है। ये अनुच्छेद 87 कहता है। अनुच्छेद 88 की बात करते हैं। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के बोलने व भाग लेने का अधिकार है, यानी कि सदनों में महान्यायवादी भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर मत की चर्चा, मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं दिया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 88 में की गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में हम भारत के उपराष्ट्रपति को जानते हैं, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो राज्यसभा का पादेन सभापति होते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति उनका भार संभालते हैं। उसकी चर्चा अनुच्छेद 89 में की गई है। अब हम अनुच्छेद 90 की बात करते हैं। इसमें नहीं दिया गया, अब हम अनुच्छेद 90 देखते हैं। अनुच्छेद 90 क्या कहता है? उपसभापति का पद रिक्त होने तथा पद त्याग पर पद के हटाए जाने की बात चर्चा अनुच्छेद 90 में की गई है। अनुच्छेद 91 क्या कहता है? अनुच्छेद 91 कहता है सभापति के पद के कर्तव्य तथा कर्तव्यों का पालन करने तथा सभापति के रूप में उपसभापति का प्रयोग, उपसभापति के बारे में चर्चा अनुच्छेद 91 में की गई है। अनुच्छेद 92 कहता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, उसकी बारे में अनुच्छेद 92 बताता है। तो अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 करता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में क्या होते हैं? सभापति और उपसभापति। जो कि सभापति कौन हो गए? तो वो भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के बारे में इसके चर्चा की गई है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनके बाद क्या होगा, और 94 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने के बारे में बताया गया है। उनके अध्यक्ष का क्या क्या कार्य है उनके बारे में अनुच्छेद 95 में किया गया है। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को हटाया जाएगा तो उनके बारे में जो भी विचार आएगी, यानी कि जो संकल्प पारित होगा, उसकी चर्चा 96 में की गई है।
अब अनुच्छेद 97 देखते हैं। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की चर्चा 97 में की गई है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा 90 यानी कि सदस्यों के जितने भी सदस्य हैं उनके शपथ की चर्चा कौन करता है, तो 99। अब 100 आ गया। 100 क्या कहता है, सदनों में मतदाता की रिक्तियां होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की चर्चा अनुच्छेद 100 में की गई है। तो ये था अनुच्छेद 51 से लेकर 100 तक। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आगे हम देखेंगे। तो धन्यवाद।